हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हॉल। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट को, जिसमें हमने क्या कवर किया था, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक क्या होता है एंड मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो, नई पढ़ाई करे हो, तो पिछला वीडियो जा कर के आप लोग देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्लियर है? देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ा चुकी है। सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिपेयर करे हैं मैंने आप लोगों के लिए, और दोनों में ही मैं आप लोग को इसमें पढ़ाती हूँ। आज हम पढ़ते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एनवायरनमेंट का मतलब आप लोग जैसे कि जानते हैं, वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, जो कि हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, जो हमको प्रभावित कर रहे होते हैं। एक मानव शरीर को अगर हम बोले, एक मानव शरीर जो कि पृथ्वी पे है, उसके आसपास के जो भी पर्यावरण है, जो भी वातावरण है, पेड़ पौधे, लोग, आसपास के बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको प्रभावित कर रही होती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बिजनेस के आसपास भी कुछ चीज़ें होती है जो उसको प्रभावित कर रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट बोल सकते हो आप लोग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या करता है? सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से रिलेट करता है। देखो, इन्वायरमेंट जब हम बोलते हैं ना, तो उसके अंदर हमें 2 प्रकार के फैक्टर्स पढ़ते हैं। एक इंटरनल फैक्टर पढ़ोगे आप लोग, और एक एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ोगे। तो उसी को बोला जा रहा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। किससे रिफर कर रहा है? एक इंटरनल फैक्टर से और एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जो कि क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंपनी के एबिलिटी को। किस किस प्रकार की एबिलिटी को? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वो जो बनाता है, जो उसको मेंटेन करके रखता है, उस एबिलिटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। विपणन पर्यावरण से आशय उन सभी आंतरिक और बाह्य कारकों से है जो किसी संस्था की ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सफल विपणन निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है फिलिप कॉटलर के द्वारा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कस्टमर। ठीक है, सेम चीज़ हिंदी पे लिखी हुई है। विपणन पर्यावरण उन सभी शक्तियों एवं कारकों का समूह है जो विपणन प्रबंध की अपनी लक्षित ग्राहकों के साथ सफल संबंध स्थापित एवं बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है, और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन पर्यावरण के कारक। पहला आप लोग देख रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल फैक्टर आप लोग बोल सकते हो, आंतरिक पर्यावरण। दीज आर फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द कंपनी कैन कंट्रोल। ये वो फैक्टर्स होते हैं, बोला जा रहा है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन में रह करके भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान है। यानी कि ये वो फैक्टर्स है जिनको ऑर्गेनाइजेशन आसानी से कंट्रोल कर सकती है, उसमें अपना बस चला सकती है। क्लियर है? हिंदी में देखिएगा, ये संगठन के अंदर के कारक है जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है। क्लियर है? ये वो कारक है, ये वो फैक्टर्स है जिस पे कंपनी का पूरा पूरा नियंत्रण रहता है, पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। एक होता है आपका मैनेजमेंट, प्लान्स एंड कंट्रोल्स, मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट भी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एक्टिविटी है, इंटरनल एक्टिविटी है, जिसमें पूरा पूरा कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि उसको मैनेजमेंट अपना कैसे रखना है, कैसे बनाना है, समय के साथ उसमें किस प्रकार के परिवर्तन करना है, किस प्रकार के नहीं करना है। ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है। तो ये तो बिल्कुल कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया, इसको याद रखिएगा, मैनेजमेंट। दूसरा आपका है एम्प्लॉयज़, देयर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस अफेक्ट्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ का
काम करे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में रह कर के काम करे, उसके अंदर के फैक्टर्स हैं। तो एम्प्लॉयज़ कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से स्किल के सिलेक्ट करना है, कौन से क्वालिफिकेशन के सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी किसके अंडर आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, वो इस चीज़ पे प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है कि उसको किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए चाहिए, किस प्रकार के किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ चाहिए जो कस्टमर को आसानी से सेटिस्फाई कर सके, बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ डील कर सके। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया रख सकता है ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी एम्प्लॉयज़ को, जिस प्रकार के एम्प्लॉयज़ को वो अपने अंदर रखना चाहता है। तो ये भी पूरा पूरा कंट्रोलेबल फैक्टर हो गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हेल्प्स इन मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्सपेंशन। तो जो फाइनेंस है वो क्या करता है आपके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंस है, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कितना बिजनेस के एक्सपेंशन में खर्चा होना चाहिए, कितना मार्केटिंग में खर्चा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बजट बनाते हैं ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है, उसी से रिलेट करता है फाइनेंस। और फाइनेंस भी क्या है, पूरा पूरा कंट्रोलेबल फैक्टर है। इसको कंपनी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, इसमें अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर सकती है, मैनेज कर सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन। इंश्योर्स द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन करना भी पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ही होता है कि वो किस प्रकार की क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस प्रकार की क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी कैसा रखना चाह रहे हैं, अच्छा रखना चाह रहे हैं, बुरा रखना चाह रहे हैं, एथिक रखना चाह रहे हैं, कैसा रखना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी पूरा पूरा कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए प्रोडक्शन फैक्टर भी जो है वो आपका पूरा पूरा कंट्रोलेबल फैक्टर है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हेल्प्स डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पूरा पूरा कंट्रोलेबल फैक्टर है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से रिसर्च करता है, अपने हिसाब से डेवलप कर सकता है, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर सकता है, कुछ रिमूव कर सकता है, कुछ इम्प्रूव कर सकता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है रिसर्च के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें पूरी पूरी कंट्रोलेबल फैक्टर और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है आपका कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर भी हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही फैक्टर होता है कि कंपनी के अंदर किस प्रकार का कल्चर है, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसे दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहती है कि वो किस प्रकार का इन्वायरमेंट रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किस प्रकार का कल्चर रखते हैं, किस प्रकार से कस्टमर के साथ डील की जाती है, उनको सर्विस कैसा प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा या बुरा। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोलेबल होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। सेम जैसे हिंदी पे लिखी हुई है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दिस आर फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस दैट द कंपनी कैन नॉट कंट्रोल। ये संगठन के बाहर के कारक है जिन पर कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है। अब देखिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी हम लोग दो प्रकार के इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। एक आप लोग पढ़ोगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट और एक आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट ना आपको समझ आ रहा होगा वर्ड से ही कि माइक्रो है, थोड़े से छोटे रूप के फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और मैक्रो में थोड़े बड़े रूप के फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। दिस फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस। ये वो फैक्टर्स है जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को। देखो, अफेक्ट तो सारे फैक्टर्स ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रो इन्वायरमेंट क्या बोला जा रहा है, ये एक तो छोटा फैक्टर होगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मैक्रो इन्वायरमेंट, और वो डायरेक्टली अफेक्ट्स कर रहे होंगे आपके किसको, इन्वायरमेंट को, बिजनेस को, मार्केटिंग को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कस्टमर्स। देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस डिटरमाइन प्रोडक्ट डिमांड। ठीक है, तो कस्टमर का जो नीड है, जो प्रेफरेंसेस है, वही क्या डिसाइड करता है प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा, अभी कैसा होगा, फ्यूचर में कैसा होगा। तो कस्टमर ही वो कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, प्रोडक्शन जो किया जा रहा है उसको सेल करना, मार्केट में उसको अच्छे तरीके से सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना, सेल्स बढ़ाना। यही एम्बिशन
मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएगी जब आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो, वो कस्टमर को यूज़फुल लगता है अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज, तभी जा कर के वो लोग उसको परचेज़ करेंगे और जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो कस्टमर क्या करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है बिजनेस को। क्लियर है। उसके बाद आता है सप्लायर, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड अफेक्ट प्रोडक्शन। देखो सप्लायर क्या काम करता है, आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके दे रहा है और अन्य चीज़ें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करके दे रहा है। तो यदि आप इमेजिन करिए अगर सप्लाई गलत रॉ मटेरियल हमको देता है या अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं देता या फिर सप्लाई करने में डिले करता है, तो इसमें लॉस किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। वो सही समय पर प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, वो अच्छे प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएगी यदि रॉ मटेरियल ख़राब रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। और अगर प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो सप्लायर भी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटर्स, इन्फ्लुएंस प्राइसिंग, क्वालिटी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स से क्या होता है, हमको अपने प्राइसिंग में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क होता दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आपके जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, तो आपको प्राइस उनके हिसाब से भी कहीं ना कहीं अपने में चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि कस्टमर हमेशा एक सस्ती प्राइस के हिसाब से ही जाता है। जहाँ पे उसको थोड़ा चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो उसी तरफ जाता है। ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स यदि प्राइस को कम रखते हैं या बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से ही हमको अपने प्रोडक्ट को भी कम या ज़्यादा करना पड़ता है, उसकी प्राइसिंग में चेंजेस करनी पड़ती है। ठीक है, वहीं क्वालिटी का भी सेम केस है। क्वालिटी अगर हमारी ख़राब रहेगी और दूसरे कॉम्पिटिटर फर्म की अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसके तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, तो हमको उसको देख करके भी अपनी क्वालिटी में थोड़ा सा फेयर चेंजेस लाने होंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हमको बदलनी पड़ेगी कि हमको प्रमोशन किस प्रकार से करना है या हम कैसे अच्छे से अच्छे कस्टमर को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, लॉयल बना सकते हैं अपने प्रति। तो ये सारी चीज़ें भी एक कॉम्पिटिटर्स के थ्रू कंपनी को इफ़ेक्ट करती है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, प्राइसिंग को लेके, क्वालिटी को लेके, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को लेकर के। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, हेल्प डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रमोट प्रोडक्ट। जैसे हमने इंटरमीडिएट चैनल्स पढ़े हैं कि कैसे आप प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर तक पहुंचाते हो, वही सारी चीज़ें ये भी आपको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करने में देरी करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपने चैनल चुनना है वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए गलत हो जाता है। प्रमोट, जो आप प्रोडक्ट को कर रहे हो उसको किस प्रकार से करोगे, कौन सा आपने चैनल चुना हुआ है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज़ कैसे करो, प्रमोशन कैसे करो, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है पब्लिक्स, मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल कम्युनिटीज़ अफेक्ट द कंपनीज इमेजेस। जो मीडिया होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं ना, वो भी आपके कंपनी के इमेजेस को अफेक्ट करते हैं बोला जा रहा है। सेम चीज़ें आपकी हिंदी में भी मैंने लिखी हुई है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट। ये थोड़े से बड़े फैक्टर्स होते हैं, थोड़े से बड़े फोर्सेस होते हैं जो आपको इफ़ेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली रूप से ना करे, इनडायरेक्टली रूप से आपको इफ़ेक्ट करे। ठीक है, मैक्रो इन्वायरमेंट, दिस आर ब्रॉडर फोर्सेस दैट अफेक्ट ऑल दी बिजनेसेस। ये हर प्रकार के बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, पहला लिखा है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, एज, जेंडर, एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, मार्केट डिमांड। देखो ये सारे फैक्टर्स जो है ना थोड़े से बड़े पैमाने के फैक्टर्स हमने पढ़े कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, जनसंख्या क्या होनी चाहिए हमारे, हम जहाँ पे भी मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उस प्रकार किस प्रकार की जनसंख्या के लिए हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ये भी इफ़ेक्ट करता है। वो जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही तो हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। एज, क्या हो रहा है, हम जिस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके कौन से एज के लिए बना रहे हैं। जेंडर, कौन से जेंडर के लिए हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। एजुकेशन, इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड कैसा है। शिक्षा बाजार की मांग को प्रभावित भी करते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़े फैक्टर्स है, बड़े फोर्सेस हैं, ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार के पॉपुलेशन के लिए, एज के लिए, जेंडर के लिए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अगर वो बढ़ जाती है वो जनसंख्या तो क्या करना चाहिए, उसमें किस प्रकार के चेंजेस लाने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, वो हर प्रकार के बिजनेस के लिए, हर प्रकार के बिजनेस को वो अफेक्ट करता ही करता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, इनकम आ जाएगा, इन्फ्लेशन के आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाता है, जो कि अफेक्ट करता है परचेसिंग पावर को, ठीक है। इनकम कैसा है जो कस्टमर है उसका, इन्फ्लेशन कैसा है, सॉरी इनकम कैसा है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होता है तो क्या किया जा सकता है उस चीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये बड़े बड़े फैक्टर जो आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है जो कि आपके परचेसिंग पावर को, एक कस्टमर के परचेसिंग पावर को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस पे इसका कोई कंट्रोल नहीं कि कस्टमर की इनकम क्या होगी। अगर आपने प्रोडक्ट को थोड़ा हाई रेट पे सेट किया हो अपना, तो हर प्रकार की इनकम के साथ शायद नहीं जा पाएगा, हर प्रकार के इनकम के जो लोग हैं वो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इनकम पे कंपनी का बस नहीं चलता, इन्फ्लेशन पे कंपनी का बस नहीं चलता, एम्प्लॉयमेंट पे कंपनी का बस नहीं चलता कि कितने प्रकार के लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं, कितने प्रतिशत लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इकोनॉमिक कंडीशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे जैसे हमने डेमोग्राफिक में पढ़ा कि पॉपुलेशन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एज में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, चेंजेस नहीं कर पाओगे किसी प्रकार का। मार्केट डिमांड जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस पर आप किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये वो फैक्टर्स हमने पढ़ा जिस पे कंपनी का बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है कंट्रोल अपना, और वो इफ़ेक्ट आपके कंपनी को करता ही करता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होना एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन। देखिए क्लाइमेट पे भी कंपनी का कोई बस नहीं चल सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास में, जो अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी जितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास है उसमें किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते। कम है, ज़्यादा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उस पर हम लोग किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, कंपनी के बिजनेस के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मेथड्स। न्यू टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्या कर सकती है मार्केट में, प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी कर सकती है, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो नई नई टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू कर दिया जाए, या हर बार जो किया ही जाता है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें डेवलप करने के लिए, कुछ ना कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम कर रहे हैं या हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है तो भी हम उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो मार्केटिंग मेथड्स में भी अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के चेंजेस किए जा रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल हमारा उस पर बस नहीं चलेगा न्यू टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या होता है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है, जो सरकारी नीतियाँ होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, जो लॉज हो गए जो कि बिज़नेस को रेगुलेट करते हैं। बिज़नेस के लिए बहुत सारी वो बनाई गई है पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। जैसे कि आप लोग को पता है बिज़नेस के लिए, कंपनी के लिए किस प्रकार से उनको काम करना है, किस प्रकार से सोशल वर्क्स करने हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करनी, कौन कौन सी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें उनके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ और लॉज में मेंशन किए गए। तो इन पे भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लगा रही कंपनी पे, बिजनेस पे, कोई प्रोडक्ट्स पे, तो हम लोग उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमको 5% देने बोला जाएगा तो हमको 5% देना पड़ेगा, अगर हमको 28% देने बोला जाएगा तो हमको 28% देना पड़ेगा। क्लियर है। लास्ट है आपका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए जो कंज्यूमर के कल्चर है, ट्रेडिशनल होंगे, उनके वैल्यूज़ कुछ होंगे, उनकी लाइफस्टाइल होगी, उनका कुछ स्टेटस होगा, तो इस प्रकार
जो कंपनी जो कंज्यूमर के जो खुद के प्रेफरेंसेस है, जो ट्रेडिशन में वो लोग रहते आ रहे हैं, हमेशा से जो कल्चर में वो लोग रहते आ रहे हैं, उनको हम लोग किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनमें किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जिस ट्रेडिशन में आ रहे हैं उसी प्रकार से हो सकता है उनको गुड्स पसंद आते हो, प्रोडक्ट वो लोग परचेज़ करते हो, जिस प्रकार की उनकी वैल्यूज़ हो, लाइफस्टाइल हो, उसी प्रकार से वो लोग उनका बिहेवियर होगा कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, नहीं खरीदने के लिए। तो हम लोग उस चीज़ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस या कंट्रोल हम उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका माइक्रो इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया, मार्केटिंग एनवायरनमेंट कवर कर लिया है। ये आपकी यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।